सोचने वाली बात है, एक पति अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और कुछ ही दिनों बाद उसका खुद का शव उसी शहर की एक झील में तैरता हुआ मिलता है। हाँ, ये सुनने में ही बहुत अजीब और दुखद लगता है। बिल्कुल। और एनडीटीवी और न्यूज़ एक्स की रिपोर्ट से जो हुसैन सागर की घटना सामने आई है ना, ये कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है। सही कहा। ये असल में इस बात की एक गहन जांच है कि कैसे एक निजी विवाद एक भयानक सार्वजनिक त्रासदी बन सकता है। और इसी को समझने के लिए हम आज इन रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ तथ्यों को देखना है। और अगर हम हुसैन सागर झील का ही उदाहरण लें तो सतह कितनी शांत नजर आती है, लेकिन उसके नीचे खतरनाक भंवर छिपे होते हैं। बिल्कुल। और सीताराम रेड्डी और रेणुका की जो 2018 में शादी हुई थी, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। शुरुआत के सामान्य दिनों के पीछे अविश्वास का एक भंवर पनप रहा था। हाँ, एक ऐसा भंवर जिसने पूरे परिवार को ही निगल लिया। तो चलिए इस अविश्वास के पैटर्न को थोड़ा डिकोड करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 छोटे बच्चों वाले इस परिवार में विवाद इतने बढ़ गए थे कि जनवरी 2026 में रेणुका घर छोड़कर चली गई और फिर सीताराम ने तुरंत गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। मतलब मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या बात? देखिए, पति पत्नी में झगड़े तो होते ही हैं, पर बात सीधे पुलिस और गुमशुदगी की रिपोर्ट तक कैसे पहुँच गई? क्या ये सिर्फ घबराहट का नतीजा था या कोई सोची समझी रणनीति? यहाँ पर एक बड़ा पेच है। मनोवैज्ञानिक और कानूनी नजरिए से देखें तो जब रिश्ते बहुत ज्यादा कड़वे हो जाते हैं तो पुलिस में जाना अक्सर एक कानूनी ढाल की तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, खुद को बचाने के लिए? हाँ, मतलब ये सिर्फ किसी को ढूंढने की बात नहीं होती, ये कागजों पर दर्ज कराने की कोशिश होती है कि कल को मेरे ऊपर कोई इल्जाम ना आए, वो अपनी मर्जी से गई है। ओह, समझी। लड़के के पिता के दावों पर बात कर रहे हैं। आपका सवाल एकदम सही है। पुलिस अभी भी तथ्यों की जांच कर रही है, लेकिन यहाँ असल मुद्दा ये नहीं है कि अफेयर सच है या झूठ। तो फिर क्या है? अहम बात यह है कि उस शख्स ने क्या काम किया। जब किसी रिश्ते में अविश्वास इस हद तक हावी हो जाता है तो निजी चारदीवारी टूट जाती है और मामला सीधे सार्वजनिक हो जाता है। बिल्कुल कानूनी दायरों में आ गिरता है। और फिर ये विवाद एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। सीताराम का शव हुसैन सागर झील में मिलता है। पुलिस को एक लंबा सुसाइड नोट भी मिला है। हाँ। और सीताराम के पिता का आरोप है कि इस कथित अफेयर और कुछ निजी वीडियो को लेकर सीताराम को ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये पूरी स्थिति मुझे बिना सेफ्टी वाल्व वाले प्रेशर कुकर जैसी लग रही है। मतलब ब्लैकमेल और अविश्वास की आंच बढ़ रही थी और उस मानसिक दबाव को बाहर निकालने का कोई रास्ता ही नहीं था। वो प्रेशर कुकर वाला उदाहरण इस स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझाता है। और इसमें जो आपने निजी वीडियो का जिक्र किया, हाँ, वो आज के समय में बहुत ही खतरनाक पहलू है। डिजिटल युग में निजता और उसका उल्लंघन रिश्तों में एक हथियार बन चुके हैं। बिल्कुल। पहले के समय में पारिवारिक विवाद सिर्फ बोलचाल या अदालत तक सीमित होते थे। सही कहा। लेकिन आज निजी वीडियो या डिजिटल डेटा लीक होने का डर इंसान को रातों रात एक ऐसे मानसिक ब्रेकडाउन की तरफ धकेल देता है जहां उसे लगता है कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा सेकंडों में खत्म हो जाएगी। बाप रे, ये बहुत डरावना है। और यही वजह है कि सुसाइड नोट और पिता के दावों के आधार पर पुलिस ने रेणुका और उस कथित प्रेमी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यानी पुलिस उस डिजिटल और मानसिक दबाव को एक सीधा ट्रिगर मानकर चल रही है। हाँ, बिल्कुल। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कानूनी जांच में ये आरोप कितने टिक पाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले से जो तस्वीर उभरती है वो अंदर तक झकझोर देने वाली है। ये सिर्फ 2 लोगों का अलगाव नहीं है, ये आज के दौर का मॉडर्न इमोशनल वॉरफेयर है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक है। जब हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये किसी और की कहानी है। हाँ, हम खुद को अलग कर लेते हैं। लेकिन ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के दौर में रिश्ते कितने नाजुक हो गए हैं। डिजिटल खतरे और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से इतनी गहराई तक उलझ गए हैं। वाकई शुरुआत में हमने जिस शांत झील और उसके भंवर की बात की थी, वो भंवर असल में इंसान के दिमाग के अंदर भी होता है। एकदम सही बात है। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही छूट जाता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे गहरे मानसिक तनाव और टूटन के भंवर में डूब रहा होता है, तो क्या हमारी सामाजिक और पारिवारिक प्रणालियां उस त्रासदी के होने से पहले कोई दखल दे पाती हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। या फिर हम हमेशा किसी के चले जाने के बाद बस उनके पीछे छोड़े गए सुसाइड नोट्स को ही डिकोड करते रह जाते हैं?